हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान। चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान, चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान, चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान। तालिकाबंद दिल्ली के शासक, तालिकाबंद दिल्ली के शासक, तालिकाबंद दिल्ली के शासक, तालिकाबंद दिल्ली के शासक, तालिकाबंद दिल्ली के शासक। राजपूत वंश तोमर अनंगपाल चौहान पृथ्वीराज चौहान। राजपूत वंश तोमर अनंगपाल चौहान पृथ्वीराज चौहान। राजपूत वंश तोमर अनंगपाल चौहान पृथ्वीराज चौहान। राजपूत वंश तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। अनंगपाल चौहान पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। राजपूत वंश तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। अनंगपाल 1130 से 1145। चौहान 1165 से 1192। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। राजपूत वंश तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। आनंदपाल 1130 से 1145। चौहान 1165 से 1192। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। राजपूत वंश तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। आनंदपाल 1130 से 1145। चौहान 1165 से 1192। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। राजपूत वंश तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। आनंदपाल 1130 से 1145। चौहान 1165 से 1192। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। राजपूत वंश तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। आनंदपाल 1130 से 1145। चौहान 1165 से 1192। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। राजपूत वंश तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। आनंदपाल 1130 से 1145। चौहान 1165 से 1192। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। राजपूत वंश तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। आनंदपाल 1130 से 1145। चौहान 1165 से 1192। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 90। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290। प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन। प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन। प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन। प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन। प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन। प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन। प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन। प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन। प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन। प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन। प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन। खिलजी वंश 1290 से 1320। 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 जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश 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 जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश 1320 से 1414। 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 गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश 1414 से 1451। 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 खिल्ज खान 1414 से 1421। खिल्ज खान 1414 से 1421। खिल्ज खान 1414 से 1421। खिल्ज खान। सैयद वंश 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 खिल्ज खान। लोधी वंश 1451 से 1526। लोधी वंश 1451 से 1526। लोधी वंश 1451 से 1526। लोधी वंश 1451 से 1524। लोधी वंश बहलोल लोधी। 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 दिल्ली के शासक राजपूत वंश तोमर
तोमर अनंगपाल चौहान पृथ्वीराज चौहान राजपूत वंश 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 तोमर अनंगपाल चौहान पृथ्वीराज चौहान। प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन खलजी व जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी तुगलक व गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद तुगलक फिरोज तुगलक सैयद वंश खिल्ज खान लोदी वंश बहलोल लोदी। प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन खिलजी वंश 1290-1320 जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी तुगलक वंश 1320-1414 गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद तुगलक फिरोज तुगलक सैयद वंश 1414-1451 खिल्ज खान लोदी वंश 1451-1524 बहलोल लोदी। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन खलजी वंश 1290-1320 जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी तुगलक वंश 1320-1414 गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद तुगलक फिरोज तुगलक सैयद वंश 1414-1451 खिल्ज खान लोदी वंश 1451-1526 बहलोल लोदी। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन खलजी वंश 1290 से 1320 जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी तुगलक वंश 1320-1414 गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद तुगलक फिरोज तुगलक सैयद वंश 1414-1451 खिल्ज खान लोदी वंश बहलोल लोदी। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206-1290 कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन खलजी वंश 1290-1320 जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी तुगलक वंश 1320-1414 गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद तुगलक फिरोज तुगलक सैयद वंश 1414-1451 खिल्ज खान लोदी वंश 1451-1526 बहलोल लोदी। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन खलजी वंश 1390-1320 जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी तुगलक वंश 1320-1414 गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद तुगलक फिरोज तुगलक सैयद वंश 1414-1451 खिल्ज खान लोदी वंश 1451-1526 बहलोल लोदी। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन खलजी वंश 1290-1320 जलालुद्दीन खलजी अलाउद्दीन खलजी तुगलक वंश 1320-1414 गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद तुगलक फिरोज तुगलक सैयद वंश 1414-1451 खिल्ज खान लोदी वंश 1451-1526 बहलोल लोदी। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन इल्तुतमिश रजिया गयासुद्दीन बलबन खलजी वंश 1290 से 1320 जलालुद्दीन खलजी अलाउद्दीन खिलजी तुगलक वंश 1320-1414 गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद तुगलक फिरोज तुगलक सैयद वंश 1414-1451 खिल्ज खान लोदी वंश 1451-1526 बहलोल लोदी। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसका वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसका वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहल तैमूर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? तालिका 1 पर नजर डालिए। पहल तैमूर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? तालिका 1 में पर नजर डालिए। पहल तैमूर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तैमूरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। 12वीं सदी के मध्य में तैमूरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। 12वीं सदी के मध्य में तैमूरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, परास्त किया। 12वीं शताब्दी के मध्य में तैमूरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। 12वीं सदी के मध्य में तैमूरों के अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तैमूरों और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तैमूरों और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तैमूरों और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तैमूरों और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तैमूरों और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशील जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशील जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशील जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे।
यहाँ देहरीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्रों पर फैला था। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। 13वीं सदी के आरंभ में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला था। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका वन को फिर से नजर डालिए। उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी थी। तालिका प्रारंभिक तुर्की शासक, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। पांच वंश जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी थी। प्रारंभिक तुर्की शासक, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। 5 वंश है जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी थी। प्रारंभिक तुर्की शासक, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। 5 वंश है जिनसे मिलकर प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत बनी थी। प्रारंभिक तुर्की शासक, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। 5 वंश है जिनसे दिल्ली सल्तनत बनी थी। प्रारंभिक तुर्की शासक, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। 5 वंश है जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी थी। प्रारंभिक तुर्की शासक, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। 5 वंश है जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी थी। प्रारंभिक तुर्की शासक, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। 5 वंश है जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी थी। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। जिस इलाकों को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 में दिल्ली, कोहिनूर, सीरी और जहाँ पनाह को पहचानिए। मानचित्र 1 13वीं-14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर। मानचित्र 1 13वीं-14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर। 13वीं-14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर। 13वीं-14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर। पहला फिरोजाबाद, 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 फिरोजाबाद। फिरोजा कोटला, 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 फिरोजा कोटला। फिरोजाबाद, फिरोजा कोटला, 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 फिरोजाबाद, फिरोजा कोटला। हौज खास, 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 हौज खास। सीरी, 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 सीरी। जहाँपना, 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 जहाँपना। देहली ए कुहाना, 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 देहली ए कुहाना। हौज खास, सीरी, जहाँपना, दिल्ली, 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 कुहाना। तुगलकाबाद, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, 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 तुगलकाबाद, आदिलाबाद। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, फौज सुल्तानी, 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 कुतुब मीनार, 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 कुतुब मीनार। फौज सुल्तानी, 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 फौज सुल्तानी। फिरोजाबाद, फिरोजा कोटला, हौज खास, सीरी, जहाँपना, दिल्ली, कुहाना, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, कुतुब मीनार, फौज सुहानी, फौज सुल्तानी। फिरोजाबाद, फिरोजा कोटला, हौज खास, सीरी, जहाँपना, दिल्ली, कुहाना, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, कुतुब मीनार, फौज सुल्तानी। फिरोजाबाद, फिरोजा कोटला, हौज खास, सीरी, जहाँपना, दिल्ली, कुहाना, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, कुतुब मीनार, फौज सुल्तानी। फिरोजाबाद, फिरोजा कोटला, हौज खास, सीरी, जहाँपना, दिल्ली, कुहाना, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, कुतुब मीनार, फौज सुल्तानी।
इल्तुतमिश का मकबरा, 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 इल्तुतमिश का मकबरा। अलई दरवाजा, 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 अलई दरवाजा। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, 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 फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। इल्तुतमिश का मकबरा, अलई दरवाजा, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसी? दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? हालांकि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण है वे इतिहास, तारीख और तवारीख जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए। हालांकि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य भवन निर्माण की कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण है वे इतिहास, तारीख, एकवचन, तवारीख, बहुवचन जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखी गई। हालांकि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण है इतिहास, तारीख, एकवचन, तवारीख, बहुवचन जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्यायसंगत शासन के महत्व पर बल देते थे, वे न्यायसंगत शासन के महत्व पर बल देते थे, वे न्यायसंगत शासन के महत्व पर बल देते थे, वे न्यायसंगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। पहला, तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गाँव में शायद ही कभी रहते हों। पहला, तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गाँव में शायद ही कभी रहते हों। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। पहला, तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गाँव में शायद ही कभी रहते हों। तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गाँव में शायद ही कभी रहते हों। तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गाँव में शायद ही कभी रहे हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। दूसरा, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। दूसरा, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। दूसरा, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। दूसरा, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। तीसरा, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंगभेद पर आधारित आदर्श समाज की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। तीसरा, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंगभेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। तीसरा, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंगभेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था को बनाए रखने की सलाह देते थे। तीसरा, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंगभेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। तीसरा, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंगभेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। चित्र 1, पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण। पहला, कागज तैयार करना। दूसरा, लेखन कार्य।
तीसरा महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग। चौथा जील तैयार करना। चित्रवन पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण। पहला कागज तैयार करना, दूसरा लेखन कार्य, तीसरा महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग। चौथा जील तैयार करना। चित्रवन पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण। पहला कागज तैयार करना, दूसरा लेखन कार्य, तीसरा महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग। चौथा जील तैयार करना। चित्रवन पांडुलिपि तैयार करने के 4 चरण। पहला कागज तैयार करना, दूसरा लेखन कार्य, तीसरा महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग। चौथा जील तैयार करना। पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण। पहला कागज तैयार करना, दूसरा लेखन कार्य, तीसरा महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग। चौथा जील तैयार करना। न्याय चक्र। न्याय चक्र, न्याय चक्र, न्याय चक्र, न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदब्बिर ने लिखा था राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदब्बिर ने लिखा था राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदब्बिर ने लिखा था राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदब्बिर ने लिखा था राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। जन्मसिद्ध अधिकार। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। जन्मसिद्ध अधिकार। जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा। उदाहरण के लिए कुछ लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। जन्मसिद्ध अधिकार। जन्म के अधिकार के आधार पर विशेष अधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर संरचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। लिंग भेद। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना के संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। रजिया के बारे में मिनहाज सिराज के विचार। रजिया के बारे में मिनहाज सिराज के विचार। रजिया के बारे में मिनहाज सिराज के विचार। मिनहाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों का अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खातों में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी 1268 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा 980 से 1003। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। रजिया के बारे में मिनहाज सिराज का विचार। मिनहाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों का अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। मिनहाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों का अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। मिनहाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों का अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल किया हुआ। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खातों में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल किया हुआ। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खातों में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल किया होगा। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में भी किसी समय काकतीय वंश का राज था। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था।
आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी ने 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत है। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी गिद्दा 980 से 1003 ईस्वी। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी गिद्दा, उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी गिद्दा, उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। एक और शासक थी कश्मीर की रानी गिद्दा 980 से 1003, उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी गिद्दा 980 से 1003, उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी सही यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना कितने कठिन क्यों था? दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से समराई तक। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से समराई तक। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से समराई तक। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से समराई तक। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद कभी फैला हो। शहरों का संबंध था शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूट मार पर ही रहना पड़ता था। शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध की गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध की गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध तक की खबर मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न-भिन्न हो जाते थे। बगावत युद्ध यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क नाजुक सूत्र छिन्न-भिन्न हो जाते थे। बगावत युद्ध यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न-भिन्न हो जाते थे। बगावत युद्ध यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न-भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों को बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों को बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से ही किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थे। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। इसकी संस्थापना गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। इसकी संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत के भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। सल्तनत के भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की
की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआबों से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहक तथा चरवाहों को उनके परिवार से खदेड़ दिया गया। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआबों से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके परिवार से खदेड़ दिया गया। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगल को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके परिवार से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले गैरिसन शहर बनाए बसाए गए। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले गैरिसन शहर बनाए बसाए गए। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले गैरिसन शहर बनाए बसाए गए। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले गैरिसन शहर बनाए बसाए गए। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले गैरिसन शहर बनाए बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। देखे वहाँ चित्र 3 और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंची। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी घोड़े गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी घोड़े गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी घोड़े गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्षों बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के क्षेत्र के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा कर लिया। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? शासन शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर। 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 भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे। भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे। भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे। भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे। भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे। गैरिसन शहर किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं। 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 मानचित्र 3 अलाउद्दीन खिलजी का अभियान दक्षिण भारत। मानचित्र 3 अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत अभियान। मानचित्र 3 अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत अभियान। मानचित्र 3 अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत अभियान। दिल्ली से गुजरात, दिल्ली से चित्तौड़, दिल्ली से रणथंभौर, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से वारंगल। दिल्ली से गुजरात, दिल्ली से चित्तौड़, दिल्ली से रणथंभौर, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से वारंगल। दिल्ली से गुजरात, दिल्ली से चित्तौड़, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से रणथंभौर, दिल्ली से वारंगल। दिल्ली से गुजरात, दिल्ली से चित्तौड़, दिल्ली से रणथंभौर, देवगिरी, दिल्ली से रणथंभौर, दिल्ली से वारंगल। दिल्ली से गुजरात, दिल्ली से चित्तौड़, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से रणथंभौर, दिल्ली से वारंगल। कड़ा से देवगिरी। कड़ा इलाहाबाद से देवगिरी। कड़ा से देवगिरी। कड़ा से देवगिरी। कड़ा से देवगिरी। देवगिरी से
देवगिरी से द्वार समुद्र, देवगिरी से वारंगल, 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 द्वार समुद्र से तंजावुर, 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 द्वार समुद्र से तंजावुर। चित्र 2, 12वीं सदी के आखिरी दशक में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। चित्र 2, 12वीं सदी के आखिरी दशक में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। 12वीं सदी के आखिरी दशक में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उनकी मीनारें। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उनकी मीनारें। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली एक कुहाना पुराना शहर कहा गया। इतिहास में इस शहर को दहली एक कुहाना पुराना शहर कहा गया। इतिहास में इस शहर को दहली एक कुहाना पुराना शहर कहा गया। इतिहास में इस शहर को दहली एक कुहाना पुराना शहर कहा गया। इतिहास में इस शहर को दहली एक कुहाना पुराना शहर कहा गया। इतिहास में इस शहर को दहली एक कुहाना पुराना शहर कहा गया। इतिहास में इस शहर को दहली एक कुहाना पुराना शहर कहा गया। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक फिरोज कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। चित्र 3, बेगमपुरी मस्जिद, 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 बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मस्जिद 1 में जहांपनाह कहाँ है? मस्जिद, 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 मस्जिद। यह अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। यह अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। यह अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद, मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं। जामा मस्जिद, मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ नमाज पढ़ते हैं। जामा मस्जिद, मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ नमाज पढ़ते हैं। जामा मस्जिद, मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम
नेता के रूप में चुना जाता है। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। 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 मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे महाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिद बनवाई। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे महाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे महाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के संरक्षक होने का दावा को बल मिलता था। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं की परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थे। एक समुदाय का अंग होने का बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमियों से आते थे। एक समुदाय का अंग होने का बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमियों से आते थे। एक समुदाय का अंग होने का बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमियों से आते थे। चित्र 4 मेरठ मोठ की मस्जिद। सिकंदर लोदी के शासनकाल में हम उनके मंत्री द्वारा बनवाए गए थे। चित्र 4 मोठ की मस्जिद। चित्र 4 मोठ की मस्जिद। 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 चित्र 4 मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। चित्र 4 मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनाई गई थी। चित्र 4 मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। चित्र 4 मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। चित्र 4 मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। चित्र 4 मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। चित्र 5 जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक में आखिरी दिनों में निर्मित था। चित्र 5 जमाली कमाली की मस्जिद। चित्र 5 जमाली कमाली की मस्जिद। चित्र 5 जमाली कमाली की मस्जिद। जमाली कमाली की मस्जिद। जमाली कमाली की मस्जिद। जमाली कमाली की मस्जिद। जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित। 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित। चित्र 2, 3, 4 और 5 की तुलना कीजिए। इन मस्जिदों में समानताएं और असमानताएं ढूंढ निकालने की कोशिश कीजिए। चित्र 3, 4, 5 में स्थापत्य की उस परंपरा का विकास दिखाई देता है जिसकी चरम सीमा हमें दिल्ली में शाहजहां की मस्जिद में दिखाई देती है। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक से एक नज़र। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक से एक नज़र। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए कुछ विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए कुछ विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए कुछ विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। दिल्ली का आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। दिल्ली का आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। वे चूंकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। खलजी तथा तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते थे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। खलजी तथा तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। खलजी तथा तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित
निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। 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 गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उस वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उस वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उस वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की। बेटों से बढ़कर गुलाम। बेटों से बढ़कर गुलाम। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी भी योग और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होता है। बेटे से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग और अनुभवी गुलाम बेटों से बढ़कर होता है। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी योग और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग और अनुभवी गुलाम बेटों से बढ़कर होता है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज कुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरूज हजाम नामक नाई, मनका तबाख नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्मी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता उदाहरणों के रूप में किया है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीम खुमार नामक कलाल, शराब बेचने वाला और शराब बनाने और बेचने वाला, फिरूज हज्जाम नामक नाई, मनका तबाख नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया। 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्मी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरूज हजाम नामक नाई, मनका तबाख नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीर नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया। 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्मी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। आश्रित, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर रहता हो। आश्रित, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो और उस पर निर्भर रहता हो। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाके के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाला अधिकारी इक़्तिदार या मुफ्ती कहे जाते थे। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाला अधिकारी इक़्तिदार या मुफ्ती कहे जाते थे। ये इलाके इक्ता कहलाते थे, इन्हें संभालने वाला अधिकारी इक़्तिदार या मुफ्ती कहे जाते थे। ये इलाके इक्ता कहलाते थे, इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक़्तिदार या मुफ्ती कहे जाते थे। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक़्तिदार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। मुफ्ती का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व वसूली किया करते थे। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने
सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इतना थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इतना थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इतना थोड़े थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इतना थोड़े थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राय द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राय द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राय द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहर से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया गया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें कर चुकाने को बाध्य किया गया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। पहला कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज के लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर और तीसरा घरों पर। उस समय 3 तरह के कर होते थे। पहला कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर और तीसरा घरों पर। उस समय 3 तरह के कर थे। पहला कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था मवेशियों पर, और दूसरा मवेशियों पर, तीसरा घरों पर। उस समय 3 तरह के कर होते थे। पहला कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर, तीसरा घरों पर। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर और तीसरा घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार से बाहर ही था। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे समुद्री प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। दिल्ली से बंगाल जैसे समुद्री प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। दिल्ली से बंगाल जैसे समुद्री प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। दिल्ली से बंगाल जैसे समुद्री प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें
जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों पर अपना शासन जमा लिया। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों पर अपना शासन जमा लिया। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों पर अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रहता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए चीनी यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। अफ्रीकी देश में मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, कभी कभी बांस के झुरमुटों में। सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता था। भारत में बांस पोला नहीं होता। भारत में बांस पोला नहीं होता। भारत में बांस पोला नहीं होता। यह बहुत बड़ा होता है। यह बहुत बड़ा होता है। भारत में बांस पोला नहीं होता। यह बहुत बड़ा होता है। भारत में बांस पोला नहीं होता। यह बहुत बड़ा होता है। भारत में बांस पोला नहीं होता। यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से में आपस में इस तरह गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता, वे कुल मिलाकर बहुत मजबूत होते हैं। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह गुथे होते हैं कि उस पर आग का भी असर नहीं होता, वे कुल मिलाकर बहुत मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। इस दीवार के घेरे में उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है था वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा जल। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा जल। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार की गई औजारों से बांसों को काट डालती है। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार की गई औजारों से बांस को काट डालती है। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार की गई औजारों से बांस को काट डालती है। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियानिया आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया, इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया, इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इसे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों की एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। इसे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों की एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। इसे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों की विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने चुनौती का सामना कैसे किया। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने चुनौती का सामना कैसे किया। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इन चुनौती का सामना कैसे किया।
अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली पर 2 हमले हुए 1299 1300 में और 1302 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए 1299 1300 में और 1302 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए 1299 1300 में 1302 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना खड़ी की। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए 1299 1300 में और 1302 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए 1299 1300 में 1302 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक अस्थायी सेना तैयार करना उसका अग्रमक कदम था। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक अस्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों की सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक अस्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक अस्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक अस्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक गैरिसन शहर बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। नए गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली और कोहाना के निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली और कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली और कोहाना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। नया गैरिसन शहर बनाने का स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे बड़े पुराने शहर दिल्ली और कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। नया गैरिसन शहर बनाने का स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली और कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिए गए। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठा करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के रूप में तय कर दिया गया था। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खदान इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खदान इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खदान इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खदान इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। सेना को खिलाने के लिए
उसके इसी इलाके से खदान इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने 3 विकल्प लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के साथ नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह शंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपनी आवश्यकता के सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह शंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह शंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों द्वारा इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के को भी बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की तरह कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्कों को वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के भी बचा कर रख लेते थे और तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकार ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उनके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमणों के खतरों का भी उन्होंने सफलतापूर्वक सामना किया। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उनके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उनके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरों का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल है और इतिहासकार ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उनका आक्रमण भी पूरी तरह से विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत काफ़ी नाराज थे। शहरों में वृद्धि और गंगा यमुना के दबाव में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत कर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उनका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हुई। दौलताबाद ले जाने से लोग काफ़ी बहुत नाराज थे। घरों में वृद्धि और गंगा यमुना दबाव में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत कर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़कर अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। घरों में वृद्धि और गंगा यमुना के दबाव में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल के इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल के इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहाँ अलाउद्दीन खिलजी का बल
प्रतिरक्षा पर था वहाँ मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए कदम मंगोल के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। जहाँ अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था वहीं मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोल के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। जहाँ अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था वहाँ मुगल तुगलक द्वारा उठाए गए कदम मंगोल के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। जहाँ अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था वहाँ मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए कदम मंगोल के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। जहाँ अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था वहाँ मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए कदम मंगोल के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका वन को फिर से देखें, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद व लोधी वंश का राज रहा। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली पर आगरा तथा सैयद तथा लोधी वंश का राज रहा। तालिका वन को फिर से देखा पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज रहा। तालिका वन को फिर से देखा पाएंगे कि तुगलक वंश के 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज रहा। तालिका वन को फिर से देखा पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज फलफुल रहे थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज फलफुल रहे थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज फलफुल रहे थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज फलफुल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक भी उभरे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर्य ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इसकी उन्नति की और मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह सूर्य ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर इसकी उन्नति की और मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह सूर्य 1540 से 1545 में बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इसकी उन्नति की और मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह सूर्य 1540 से 1545 में बिहार में अपने शासक के छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में कार्य शुरू किया और आगे चलकर उसने इसकी उन्नति की और मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह सूर्य ने बिहार में अपने चाचा से एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें भी चुस्त बना दिया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 55 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 55 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 55 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 55 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 में जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 में जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 में जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो अपने प्रशासन के प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। 3 श्रेणियां ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध। 3 श्रेणियां ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध।
तीन श्रेणियाँ स्वर्गीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। तीन श्रेणियाँ स्वर्गीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। तीन श्रेणियाँ स्वर्गीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। इसके अनुसार समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। इसके अनुसार समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। तीन वर्गों में समाज के विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। तीन वर्गों में समाज के विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। तीन वर्गों में समाज के विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इस विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इस विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इस विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी स्वर्गीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी स्वर्गीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी स्वर्गीय शांति का अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और स्वर्गीय ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। नाइटों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश यह रहती थी कि योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। नाइटों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा के समर्पित योद्धा रहे। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाता था जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्मयुद्ध कहा गया। इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्मयुद्ध कहा गया। इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्मयुद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह से बदल डाली। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह से बदल डाली। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी। मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे एक सदी बाद इन योद्धाओं के दिनहीन अतीत को भुला दिया गया था। मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उसकी एक सदी बाद इन योद्धाओं के दिनहीन अतीत को भुला दिया गया था। मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उसकी एक सदी बाद इन योद्धाओं के दिनहीन अतीत को भुला दिया गया था। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। आप अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाए गए कर नहीं चुका सकते तो आप क्या करेंगे? हर हर महादेव।